नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर सीरीज की अगले टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो ट्रेड से संबंधित जो भी करंट अफेयर है 2025 का, उसमें पहला टॉपिक है हमारा 11 ईयर्स ऑफ द मेक इन इंडिया। मतलब मेक इन इंडिया जो एक कैंपेन था उसको 11 साल हो गए। 2014 में इसको लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। टू मेक इंडिया ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। टारगेट क्या था? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। इसको लेकर के 2014 में इसे लागू किया गया था। और किसके मतलब कौन इसमें नोडल एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेन मोटो क्या था मेक इन इंडिया का? वोकल फॉर दी लोकल। मतलब लोकल चीज़ों को प्रमोट करना, इंडिया में चीज़ें बने, लोग आकर इंडिया में बनाएं। ठीक है। डिफरेंस क्या है मेड इन इंडिया में और मेक इन इंडिया में? कि मेड इन इंडिया जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है, और मेक इन इंडिया एक क्या है कि ग्लोबल कैंपेन है कि लोग आए फॉरेन। इंडिया की जो चीज़ें बन रही है इंडियन बिजनेसमैन द्वारा वो तो बने ही, लेकिन इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है जिसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आए, फॉरेन से भी लोग कॉरपोरेट वगैरह आए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें। ऑब्जेक्टिव था कि 12 से 14% का एनुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट होना चाहिए, कम से कम 100 मिलियन जॉब क्रिएट करें मेक इन इंडिया के तहत, और इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर 25% ऑफ द जीडीपी बाई 2025। मतलब 2025 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25%, 12 से 14% का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट और 100 मिलियन जॉब, ये ऑब्जेक्टिव था। 4 की पिलर इसमें क्या थे? चार की पिलर है इसमें कि न्यू क्या क्या करने थे इसमें कि न्यू प्रोसेस ऑफ ईज ऑफ बिजनेस। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नए प्रोसेस को अडॉप्ट करना, चेंजेस को अडॉप्ट करना। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंडस्ट्री के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। न्यू सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए नए नए सेक्टरों की तलाश करना, क्रिएट करना। और चौथा कि न्यू माइंडसेट वेयर गवर्नमेंट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर रेदर देन रेगुलेटर। मतलब जो है एक नया माइंडसेट, एक नई ऊर्जा जो है इन्फ्यूज करना इकोनॉमिक सेक्टर में, जिसमें गवर्नमेंट जो है ना वो केवल रेगुलेटर का काम ना करे, एक फैसिलिटेटर का काम करे। मतलब जो है बिजनेस को फ्लोरिश होने के लिए एक तरीके का फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट कार्य करे, न कि उसको वो रेगुलेट करके उसमें एक बाधा बनने का कार्य करे। तो ये है मेक इन इंडिया के 4 की पिलर्स। दूसरा जो है मेक इन इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया। द इनिशिएटिव वाज एक्सपांडेड इन 2021 टू इंक्लूड 27 प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब सेकंड वाले पार्ट में 27 प्रायोरिटी सेक्टर को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया और उस पर स्पेशल फोकस किया गया। क्या फोकस किया गया उसमें? जो प्रायोरिटी सेक्टर में क्या है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दिया गया, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये सब जो है इंक्लूडेड है इसमें। तो ये हुआ मतलब जो है मेक इन इंडिया के 11 साल होने पर ये मेक इन इंडिया का एक्चुअल मोटो क्या था, कौन लागू करती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, की पिलर्स क्या है, ये सब जो था। अब अगला टॉपिक है हमारा रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये एक तरीके का एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है। इस इंसेंटिव स्कीम को जो है द इंसेंटिव स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स अंटिल 31 मार्च 2026। मतलब 2026 तक ये जो है स्कीम जो है गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड की है। तो ये जो स्कीम है एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम लॉन्च्ड इन द ईयर 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा चलाए जाने वाला एक स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हिडन कॉस्ट होते हैं, जैसे देखिए क्या कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रोडक्ट इंडिया में बना, फिर वो फॉरेन में एक्सपोर्ट होने के लिए जाएगा, तो डोमेस्टिक में ही इतना टैक्सेस वगैरह चार्जेस वगैरह लग जाता है कि वो जो है विदेशी मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जो है कम्पिटिटिव नहीं रहता है। तो उसको कम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या है कि जो डोमेस्टिक चार्जेस वगैरह जो है चार्ज इम्पोज किए गए थे इस प्रोडक्ट पे, उसको एक तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है रिबेट के रूप में उस प्रोडक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉयर को मतलब वो बैक कर देता है। तो वो जो है टू एलिमिनेट हिडन डोमेस्टिक टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट देयर बाई इनहेंसिंग ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। और जो है जो हिडन चार्जेस वगैरह जो लगाए गए थे, जो टैक्सेस वगैरह लगाए थे, उसको अगर उसमें रिबेट मिल जाता है मैन्युफैक्चरर को, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल स्तर पे जो है कम्पिटिटिव हो जाता है एंड इनकरेज सस्टेन एक्सपोर्ट ग्रोथ, और इंकरेज करता है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक्सपोर्ट ग्रोथ को। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है, वो नोटिफाई करती है कि कौन कौन से आइटम्स जो है एलिजिबल है इस स्कीम का बेनिफिट देने के लिए।
जो जिसमें आपको रिबेट मिलता है और वेरियस जो है गाइडलाइंस जारी करती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इम्प्लीमेंट द स्कीम, और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। और ये जो है स्कीम है ROTDEP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये जो है पहले की स्कीम चलती थी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री इंडिया स्कीम। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया स्कीम, ये स्कीम चलती थी जो कि WTO में डिस्प्यूट, मतलब जो है अनलॉफुल सब्सिडी देने के चक्कर में जो है इसको डिस्प्यूट में जो है इसमें इसको इलीगल करार दिया गया था, तो उसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने ये वाली स्कीम ले आई। तो रिबेट किस तरह का मैकेनिज्म क्या है कि एक्सपोर्टर रिसीव रिम्बर्समेंट फ्रॉम द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज दैट वेर नॉट रिफंडेड, मतलब वैसे टैक्सेस वगैरह जो रिफंड नहीं हुए हैं तो उसमें जो है उसको गवर्नमेंट जो है एक तरीके से रिम्बर्स करती है, मतलब एक तरीके से उनको पेमेंट के रूप में वापस कर देती है। दिस इंश्योर दैट द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट आर जीरो रेटेड इन द सेंस कि मतलब जो है डोमेस्टिकली उस पर जो है 0% जो है टैक्स लगा है, ऐसा करके जो है इसको मतलब इस स्कीम को लागू किया जाता है ताकि जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है इसकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ी रहे। इट कंपनसेट फॉर द हिडन टैक्सेस लेवीज एंड सच एज वैट ऑन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी टैक्सेस, म्यूनिसिपल फीस, स्टाम्प ड्यूटीज ऑन द एक्सपोर्ट। तो ये जो हिडन चार्जेस, चाहे हिडन चार्जेस का ये प्रोडक्शन चार्जेस वगैरह लगते हैं, इसको एक तरीके से गवर्नमेंट जो है रिम्बर्स करती है। रिबेट आर इशूड एज ए ट्रांसफरेबल डिजिटल ड्यूटी स्क्रिप्ट, इसको ई स्क्रिप्ट बोलेंगे, इन ऑटोमेटेड लेजर मेकिंग द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। स्कोप क्या है? कवर ऑल सेक्टर, इसमें जो है सभी सेक्टर इंक्लूडेड है, लेकिन स्पेशल फोकस क्या है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे खास करके इसमें फोकस है, जिससे कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में हमको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है ज़्यादा, इसलिए गवर्नमेंट का स्पेशल इसमें फोकस होता है। बेनिफिट आल्सो एक्सटेंड टू द एडवांस्ड ऑथराइजेशन होल्डर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स, ब्रॉडनिंग एक्सेस फॉर द डाइवर्स कैटेगरी ऑफ द एक्सपोर्टर्स, मतलब जो है डाइवर्स कैटेगरी के एक्सपोर्टर को जो है इसमें इंक्लूड करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, ये सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये हुआ हमारा जो है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो स्कीम है, इसको एक्सटेंड किया गया है उसके बारे में। अगला टॉपिक है अपना एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। कंटेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम को एक्सटेंड किया है। क्या किया है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड फॉर द प्रोडक्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एक तरीके का जो है ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है ये प्रोवाइड करता है, किसके लिए? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्सपोर्ट आइटम। जो टेक्सटाइल सेक्टर है खास करके, अगर उसको कुछ एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल लगना है उसका इंपोर्ट जो है वो ड्यूटी फ्री होता है, जिसमें कि फ्यूल, ऑयल और अदर कैटलिस्ट कंज्यूम्ड और यूज्ड टू प्रोड्यूस द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इट कवर्स मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्चुअली बेसिकली क्या है कि ये स्कीम क्या है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है कि ये स्कीम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में जो रॉ मटेरियल, जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल होता है उसको ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है। तो ये हुआ हमारा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑथराइजेशन इकोनॉमिक ऑपरेटर। पहले समझते हैं कि ऑथराइजेशन इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या है। तो AEO जो होता है एक टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी है। एन AEO इज ए बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व्स इन द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द नेशनल कस्टम लॉ। तो मतलब एक टाइप का ये है जो है एक बिजनेस एंटिटी है जो कि इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स से संबंधित जो रिक्वायर्ड कंप्लायंस होता है उससे संबंधित ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस एंटिटी है, एक तरीके का इंटरनेशनल बिजनेस करने वाली एक एंटिटी है। तो हुआ क्या है कि ये जो AEO जो है एक वॉलेंट्री कंप्लायंस प्रोग्राम है अंडर विच द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड टू सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। मतलब ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए सेफ फ्रेमवर्क ऑफ द स्टैंडर्ड, मतलब एक सेफ फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड तैयार करता है ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इन्हेंस इंटरनेशनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ लेजिटिमेट गुड्स इन कंप्लायंस विद द सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। कब इसको लॉन्च किया गया था? ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट 2011 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द कस्टम डिपार्टमेंट एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
इन इंडिया डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंस्पेक्शन इज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। मतलब जो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंस्पेक्शन जो है नोडल एजेंसी है इसको इम्प्लीमेंट करने की, एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो ये हुआ AEO से संबंधित जो है हमारा ये मतलब एक बेसिक चीज़ें जो कि AEO क्या होता है, क्या करता है और कौन इसको इंडिया में जो है नोडल एजेंसी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस स्कीम से मतलब एन एंटिटी विथ AEO स्टेटस कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर एंड सिक्योर ट्रेडर। मतलब जैसे मान लीजिए कि इंडिया को किसी दूसरे देश में, समझ लीजिए USA में अगर बिजनेस करना है तो कोई AEO जो है उसका एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है सिक्योर ट्रेडिंग के लिए। अचीवमेंट क्या है AEO प्रोग्राम का कि जो अभी जो है MSME फॉर्म्स 45%, मतलब इस AEO प्रोग्राम में 45% जो मेंबरशिप है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का है, ठीक है। ऑपरेशनल, और इसमें क्या है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे इंप्रूव हुआ है कि ऑपरेशनल हिस्ट्री रिक्वायरमेंट कट फ्रॉम द 3 years टू द 2 year, ठीक है। जैसे पहले 3 साल का ऑपरेशनल हिस्ट्री देखा जाता था, अब इसको 2 साल देखा जाता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रिड्यूस फ्रॉम द 25 to 10 कस्टम डॉक्यूमेंट पर ईयर। एप्लीकेशन अप्रूवल टाइम रिड्यूस्ड फ्रॉम द 1 month to 15 days फॉर Tier 1 एप्लीकेशन एंड फ्रॉम 6 months to 3 months फॉर द Tier 2 एप्लीकेंट्स। Reduce guarantee requirement for the MSME 25% for the Tier 1 and 10% for the Tier 2 compared to the 50% of the non-certified traders। तो मतलब ये एक सुविधा, एक अचीवमेंट जो हुआ AEO प्रोग्राम का हुआ। तो AEO प्रोग्राम क्या है बेसिकली जो है कि ये मतलब जो है एक टाइप का इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ नेशनल कस्टम लॉ। मतलब एक तरीके से जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक टाइप का जो है एक रिलायबल, एक ऑथेंटिक एक प्रोग्राम है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अगला क्या है, अगला टॉपिक हमारा ECOO। ECOO क्या है कि यहाँ पे जो है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है ओरिजिनेट, जिससे जो कोई भी चीज़ जो है ओरिजिनेट होती है किसी एक स्टेट से, मतलब कोई कमोडिटी वगैरह ट्रेड होता है तो ओरिजिनेट कहीं से होता होगा, तो जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनेशन है वो जो है डिजिटली जो है वो अप्रूवल रहता है, डिजिटली जो है एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो डिजिग्नेटेड रहता है जिससे कोई भी इसको ट्रेस कर पाता है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड लॉन्च द इनहेंस इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी 2.0 सिस्टम टू सिंप्लीफाई द एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन। मतलब कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है तो वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है, हो सकता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली कोई चीज़ इंडिया में ना बन के इंडिया एक मीडियम हो सकता है उस प्रोडक्ट का, लेकिन ओरिजिन कहीं से और हो रही है। तो ये जो है सिंप्लीफाई द एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन फैसिलिटेटिंग स्मूथर ट्रेड एंड इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स। ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू सिंप्लीफाई द इशुएंस ऑफ नॉन प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। It promote digital authentication, reduce paperwork and ensure faster processing of trade documents. Exporter can now authorize multiple users under a single importer-exporter code. It offers an alternative to digital signature token, enhance flexibility and security. Back-to-back certification of origin is issued for the goods not of Indian origin intended for the re-export, ट्रांसशिपमेंट और मर्चेंडाइज ट्रेड। मतलब एक टाइप का ये जो है एक सर्टिफिकेशन है कि जो रूल ऑफ ओरिजिन वाला बात होता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या है रूल ऑफ ओरिजिन आता है। तो इस टाइप का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें जो है जो प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिन हो रहा है उसका एक सर्टिफिकेशन है, वो भी डिजिटली अवेलेबल, डिजिटली उसको प्रमोट करने का एक ये स्कीम है। अगला टॉपिक है हमारा कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 1.1 फॉर स्पेशलिटी स्टील। मतलब देखिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम डिटेल्स से जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है कि क्या होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो अभी क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्री ने जो है PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील लॉन्च किया है, वो भी इसका नाम क्या रखा है PLI स्कीम 1.1। टेन्योर क्या होगा कि 2025-26 से 2029-30 तक का। कंपनी इन्वेस्टिंग इन आइदर न्यू मिल्स, मतलब कोई स्टील प्लांट कोई नया सेटअप, नया मिल्स, नया फर्नेस इंस्टॉल करना चाहता है तो न्यू मिल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए और साथ साथ ऑगमेंटिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को, चाहे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अगर कुछ खर्चे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो उससे उसको गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव देगी। एम टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिटी स्टील विच इंक्लूड हाई परफॉर्मेंस स्टील एलॉयस।
विथ सुपीरियर स्ट्रेंथ, कोरोजन एंड हीट रेजिस्टेंस फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल क्या होता है, जो स्पेशलिटी स्टील का एग्जाम्पल जैसे कोटेड एंड प्लेटेड स्टील, हाई स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंस स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, एलॉय स्टील, वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टील सच एज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ये सब जो है कैटेगरी जो है स्पेशल स्टील का ही है। तो क्या चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मिनिमम जो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड जो है स्टील, एक टाइप का स्पेशल स्टील होता है कि जो हाई पावर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में ट्रांसफार्मर वगैरह में यूज होता है। तो उसके लिए उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट था उसको घटा करके कितना कर दिया गया है, 3000 करोड़ तक कर दिया गया है, विथ कैपेसिटी क्रिएशन टारगेट ऑफ 50,000 टन। मतलब 50 टन जो है एनुअल प्रोडक्शन अगर करने की कैपेसिटी है तो उसका जो है इनिशियल कॉस्ट जो है 3000 करोड़ मिनिमम जो होना चाहिए वो रिक्वायरमेंट को मतलब इसमें जो है इम्प्रूवमेंट करके चाहे इसमें एड ऑन किया गया है। द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर द एक्सपांडिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज़ बीन रिलैक्स टू 50%। तो ये जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो था एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपांड करने के लिए तो उसका जो है उसको रिलैक्स करके 50% कर दिया गया है। कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया है कि इस साल का जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो उसको जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए, अगर फ्यूचर में कुछ शॉर्टफॉल हो रहा है तो फ्यूचर के शॉर्टफॉल को कंपनसेट करने के लिए भी जो है इस साल का जो है सरप्लस प्रोडक्शन उसमें ऐड किया जाए और उसमें मैनेज कर दिया जाए। तो ये हुआ हमारा जो है PLI स्कीम स्पेशल स्टील से। इसमें क्या है, स्पेशल स्टील क्या क्या होते हैं, जैसे कि मतलब जो हमने समझा कि कोटेड प्लेट स्टील, हाई स्ट्रेंथ वेयर रेजिस्टेंस स्टील, स्पेशलिटी रेल, एलॉय स्टील, ये सब जो हुआ स्पेशल स्टील हुआ। और इसमें कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील जो होता है उसका क्या है कि इसका यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर यूज्ड इन हाई टेंशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और एज ऑफ नाउ नो इंडियन स्टील मेकर है CRGO मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। मतलब अभी किसी भी इंडियन स्टील मेकर के पास जो है ये टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अलग से जो है इन्हेंस किया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है, पहले कंटेक्स्ट क्या है इसका कि गवर्नमेंट हैज़ रिवोक्ड द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर टू विस्कोस स्टेपल फाइबर टू इम्प्रूव रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। है क्या है कि जैसे मान लीजिए ये विस्कोस स्टेपल फाइबर है, ये हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। अब इस पर अगर हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लगा देते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो इसका इस विस्कोस स्टेपल फाइबर का जो है इंपोर्ट जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाने की वजह से जो है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सफ़र करेगी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए उसके लिए जो है जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है उसमें कुछ गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, उसके कुछ क्लॉज को रिवोक किया है। तो इसके मतलब जो है अब ये विस्कोस स्टेपल फाइबर है क्या चीज़, तो VSF इज ए मैन मेड, एक नेचुरल नहीं है, मैन मेड बायोडिग्रेडेबल फाइबर है जो कि डिराइव फ्रॉम द नेचुरल रिन्यूएबल मटेरियल्स लाइक वुड पल्प और कॉटन फाइबर। मतलब वुड पल्प और कॉटन फाइबर से मैन मेड नेचुरल रिन्यूएबल मटेरियल है जो कि एज ए रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इट ऑफर्स एन अफोर्डेबल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू द कॉटन और पॉलिस्टर अप्रिसिएबल फॉर इट्स कंफर्ट एंड सिल्क लाइक क्वालिटी। मतलब ये जो है इसकी विशेषताएं हैं जो विस्कस स्टेपल फाइबर है जिसके चलते इसे रॉ मटेरियल जिसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, तो अगर देखा जाए तो ये एक तरीके के नॉन टैरिफ मतलब ये क्योंकि मॉनिटरी नहीं है, नॉन टैरिफ रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर है introduced by the government of India to control the import of substandard and cheaper item into the domestic market। तो जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर गवर्नमेंट ने क्यों लगाया था, एक तरीके का ये नॉन टैरिफ बैरियर है ताकि जो है कोई मतलब इन्फीरियर घटिया मटेरियल सब स्टैंडर्ड मटेरियल सस्ता वो आइटम जो है डोमेस्टिक मार्केट में फ्लडेड ना हो जाए बोल करके उस पर ये क्लॉज लगा करके उसको एक तरीके से रोकने की कोशिश की गई थी। और साथ ही साथ ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है इसको WTO में चैलेंज नहीं किया जा सकता है इफ़ इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और नेशनल सिक्योरिटी। मतलब नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज लगा करके इन्वायरमेंट सेफ्टी हेल्थ ये सब क्लॉज लगा करके अगर इसको इम्पोज किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को तो इसको WTO में जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो है BIS मार्किंग कंपलसरी है। द सर्टिफिकेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरिंग एंड सेल ऑफ नॉन BIS सर्टिफिकेट प्रोडक्ट आर प्रोहिबिटेड एज पर BIS एक्ट 2016। मतलब जो है नॉन BIS प्रोडक्ट जो है वो अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है अंडर द एक्ट ऑफ BIS एक्ट 2016। तो ये हुआ क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित हमारा जो है
करंट अफेयर से जो भी न्यूज़ है वो। अगला टॉपिक है हमारा हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ द कोड। तो जनरली ये क्या है कि कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया रिपोर्टेडली इंट्रोड्यूस्ड न्यू हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड फॉर द जीआई टैगिंग। तो जीआई टैगिंग जितने जीआई टैग राइस हो, जैसे जीआई टैग राइस के लिए, तो जैसे मान लीजिए जीआई टैग राइस के लिए तो इसका एक कोडिंग होता है। तो हार्मोनाइज्ड कोड क्या होता है कि हार्मोनाइज्ड कोड जो होता है एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है जो कि 6 डिजिट कोड का होता है। इट गिव्स एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट अ 6 डिजिट कोड। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए सीजर है, चाहे मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जिसको जो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उसको एक कोड दिया जाएगा 6 डिजिट कोड का। सो द कंट्रीज कैन स्पीक द सेम लैंग्वेज व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में जो है उस कोडिंग के तहत जो है उस प्रोडक्ट का जो है मतलब जो है सेम लैंग्वेज स्पीक होगी। मतलब इस कोडिंग अगर कोई 6 डिजिट का कोड है एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, तो इंटरनेशनली जो है उस कोड के नाम से जो है उसको जाना जाएगा, जिससे जो है एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन प्रोडक्ट का लैंग्वेज नेम जो है एक तरीके के असाइन किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ईच कंट्री कैन एक्सपांड अप टू 3, जो 6 डिजिट है उसको विथ एक्स्ट्रा 3 नंबर डिजिट से जो है एक्सपांड कर सकता है विथ एक्स्ट्रा नंबर इफ़ दे नीड मोर डिटेल्ड कैटेगरी। मतलब अगर इस 6 डिजिट के अलावा भी जो है कोई दूसरा देश इसमें जो है 1, 2 डिजिट, 3 डिजिट भी ऐड कर सकता है अगर उसे अलग से इसको कैटेगराइज करना है। द गवर्न बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। ये एक तरीके से इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें कमोडिटी का डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग जो है का ये सिस्टम है। An HS committee made up of representative from the member country manage the rules and update the structure every 5 to 6 year। मतलब ये जो HS कमेटी जो होती है वो उसके मेंबर जो है वर्ल्ड के सभी देशों के जो इसके मेंबर होते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें, और 5 से 6 सालों में फिर से इनकी मीटिंग होती है और उसका जो है रूल्स, मेंबर कंट्रीज और जो भी अपडेटेड स्ट्रक्चर होता है वो अपडेट होता है। मोर देन 200 कंट्रीज रिलाई ऑन इट्स क्लासीफाई गुड्स covering roughly 98% of all global trade and more than 5000 different commodity groups। तो मतलब इस तरीके से वाइडर जो है प्रोडक्ट इसके अंतर्गत जो है कोडिंग के थ्रू जो है इंक्लूडेड है। तो ये हुआ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोड। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइम रिलीज स्टडी। टाइम रिलीज स्टडी किससे संबंधित है? कंटेक्स्ट क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना वो 5th एडिशन ऑफ द नेशनल टाइम रिलीज स्टडी जो है उसको रिलीज किया है, 5th एडिशन ऑफ। तो NTRS क्या है कि इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल, ये एक परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल है दैट प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द टाइम टेकन फॉर कार्गो रिलीज। मतलब कोई कार्गो चाहे वो सी पोर्ट पे हो, एयरपोर्ट पे हो, तो उस कार्गो को रिलीज करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उस टाइम की एक स्टडी है। इससे क्या होता है कि हेल्पिंग टू एवेल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ द क्लियरेंस प्रोसेस। मतलब देखिए कोई भी कार्गो अगर सी पोर्ट से चाहे एयरपोर्ट से जो है रिलीज होकर के बाहर जाता है अपने गंतव्य स्थान पे, तो जितना टाइम लगता है, मान लीजिए कोई 10 दिन लग रहा है, कोई 15 दिन लग रहा है, तो 10 दिन वाला जो है अगर कार्गो 10 दिन में कार्गो रिलीज हो जा रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि ये 15 दिन के कंपेरिजन में जिनमें इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्लियरेंस जो है वो फास्टर क्लियरेंस है। तो ये टाइम स्टडी यही शो करता है। तो टाइम रिलीज स्टडी वाज रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट। जो है ये जो है टाइम रिलीज स्टडी जो है वो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सिफारिश के आधार पे जो है किया जाने लगा है। कब से हो रहा है इंडिया में? सिंस 2019 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम हैज़ बीन कंडक्टिंग NTRS एट 15 मेजर लोकेशन। 15 मेजर लोकेशन पे जो है CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम जो है वो 2019 से जो है इसको इस टाइम स्टडी सर्वे को कर रहा है, इंक्लूडिंग सी पोर्ट्स। इसमें क्या है 15 लोकेशन में सी पोर्ट्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस, इनलैंड कंटेनर डिपो एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इन जगहों पर जो है ये टाइम रिलीज स्टडी जो है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी का जो है सर्वे होता है। तो की फाइंडिंग्स क्या निकल के आई है? तो इस स्टडी में जो है एवरेज रिलीज टाइम जो है, इस एवरेज रिलीज टाइम जो है 2023 से 25 के बीच में जो है वो सभी सेक्टर में, सभी जो भी ये 4 जो सेक्टर है उस सभी जगह जो है एवरेज रिलीज टाइम जो है वो कम हुआ है, जिसमें सी पोर्ट पे जो है 6 घंटा कम हुआ है, एयर कार्गो का जो है 5 घंटे कम हुआ है, उसी तरीके से ICP 18 घंटा और ICD एन इंक्रीज ऑफ द 12 आवर्स। मतलब इस तरीके से जो है क्लियरेंस टाइम जो है वो हमारा जो है वो फास्ट हुआ है। साथ साथ नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान जो 3.0 का टारगेट क्या दिया हुआ है कि 93.3% ऑफ द इंपोर्ट कार्गो एट ICP मेड द टारगेट, ठीक है। फॉलोड बाय एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स 55% टारगेट अचीव किया, सी पोर्ट 51.76 और ICD जो है 43.7%।
और जो ये जो है NTFAP जो है 3.0 क्या टारगेट सेट किया है, टू रिलीज टारगेट फॉर द लेस देन 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे के भीतर जो है सी पोर्ट को क्लियरेंस दे देना है ICDs एंड ICPs को। और सबसे फास्ट जो है वो जो एयर कार्गोज है उसको 24 घंटे में जो है क्लियरेंस दे देना है। रेगुलेटरी क्लियरेंस वाज फास्टेस्ट एट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस अंडर 4 आवर, मतलब रेगुलेटरी क्लियरेंस जो है सबसे फास्टेस्ट कहाँ पे है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में है। और ICPs जो में है, ICP में 6.1 आवर्स का है, वाइल इट इज़ एवरेज इज 29.6 आवर्स एट सी पोर्ट एंड 30 आवर्स एट ICD मतलब इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है एयर कार्गोज वगैरह में जो है क्लियरेंस जो है वो फास्ट हो रहा है। और जो है ये अपना इनलैंड कंटेनर डिपो वगैरह में और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह में जो है इसमें अभी भी जो है ज़्यादा समय लगता है। तो ये हुआ लॉजिस्टिक्स सेक्टर से संबंधित नेशनल टाइम रिलीज स्टडी का सर्वे कंटेक्स्ट, और कब से रिलीज हो रहा है और क्या मतलब जो है कितना टाइम लगता है, इस सब चीज़ों को हमने डिटेल से समझा। इसमें अगला टॉपिक है हमारा इनविजिबल सरपासिंग विजिबल इन इंडियाज एक्सपोर्ट, मतलब जो एक तो इनविजिबल प्रोडक्ट होते हैं, मतलब क्या है ये इनविजिबल प्रोडक्ट और विजुअल प्रोडक्ट क्या है कि ये इनविजिबल प्रोडक्ट जो है वो सर्विस सेक्टर होता है, और विजुअल प्रोडक्ट जनरली जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है। विजिबल प्रोडक्ट जो टेंजिबल आइटम्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस 2019-20 इंडियाज इनविजिबल एक्सपोर्ट हैव कंसिस्टेंटली सरपास विजिबल एक्सपोर्ट, मतलब हम जो है इनविजिबल एक्सपोर्ट कंपेरिजन में विजिबल एक्सपोर्ट के कंपेरिजन में हम इनविजिबल एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। एक्सेप्शनल ईयर था 2021-22 विथ इनविजिबल बीइंग अबाउट 30.5% हायर देन विजिबल, मतलब जो है हम विजिबल एक्सपोर्ट से 30% ज़्यादा जो है इनविजिबल एक्सपोर्ट करते हैं। विजिबल ट्रेड रिफर टू द टेंजिबल गुड्स सच एज, टेंजिबल गुड्स वही जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरीज, टेक्सटाइल, वाइल इनविजिबल जो ट्रेड होते हैं उसमें क्या होते हैं, इनटेंजिबल आइटम्स होते हैं जैसे कि सर्विसेज, रेमिटेंस और इनकम ट्रांसफ़र। तो ये जो है इनविजिबल ट्रेड का हिस्सा हुआ और वो जो है विजिबल ट्रेड के हिस्से हुए। विजिबल ट्रेड जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट वेयर 441 बिलियन US डॉलर का था विथ 1.7% ग्लोबल मार्केट शेयर। विजिबल ट्रेड जो है हमारा वो वर्ल्ड का 1.7% जो है हिस्सा है। पेट्रोलियम इसमें जो है 441 बिलियन में हमारा 18% पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड केमिकल वे आर द लीडिंग सेक्टर इन विजिबल प्रोडक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी और केमिकल को हम एक्सपोर्ट करते हैं। इनविजिबल क्या है, इंडियाज इनविजिबल रिसिप्ट हिट क्या है कि वो 576 बिलियन US डॉलर का हम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और ग्लोबली 4.6% ग्लोबल इनविजिबल ट्रेड का जो है हमारा शेयर है, जो कि इसमें क्या है विजिबल में क्या था 1.7 और इनविजिबल में क्या है 4.6। सॉफ्टवेयर सर्विसेज 44% जो है, और इनविजिबल ट्रेड में सबसे ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन किस में है, सर्विस सेक्टर में है। उसके बाद प्राइवेट ट्रांसफ़र, वह भी जिसको बोलते हैं रेमिटेंस, और फाइनेंशियल सर्विसेज वे आर द टॉप कंट्रीब्यूटर। तो ये हुआ हमारा जो है ट्रेड से संबंधित 2025 का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ।